नमस्कार, डिजाइनर न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आजकल राजनीति में नई इबारतें लिखी जा रही हैं, नए मानदंड गढ़े जा रहे हैं, नए मापदंड स्थापित किए जा रहे हैं और इस नए मानदंड में एक सबसे नया मानदंड आया है आईटी और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़रिए नेता बनाए जाते हैं, नेता पैदा किए जाते हैं और नेता थोपे जाते हैं। वे तमाम मुद्दे जो मुद्दे हैं भी और नहीं भी हैं, उन्हें सोशल मीडिया आपके सिर पर बेवजह सवार कर देता है। कई बार इस कदर सवार करता है कि राजनीति की दिशा भी बदल जाती है और राजनीति की दशा भी बदल जाती है। सोशल मीडिया के मार्फत कई बार वो लोग आगे आ जाते हैं जो उसके हकदार नहीं होते हैं और कई बार वो लोग पीछे रह जाते हैं जो वास्तव में जीत के करीब होते हैं। क्या वास्तव में सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली अस्त्र है? क्या वास्तव में सोशल मीडिया के बिना अब चुनाव की कल्पना करना भी बेमानी है? क्या वास्तव में सोशल मीडिया पर कब्जा किए बिना हम हवा नहीं बना सकते हैं या कोई नरेशन खड़ा नहीं कर सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो युवा जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, मैनेजमेंट के गुरु हैं और आईटी के तमाम फंडों के वाकिफ़ हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव की। वे प्रबंधन में प्रोफेसर हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रबंधन के प्रोफेसर हैं। कम उम्र में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और उनके अंडर में अनेक लोगों ने पीएचडी का काम किया है। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र सियाल। आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, आईटी के जानकार हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं और आईटी सेल जो हुआ करती है राजनीतिक दलों की, उसमें भी उन्हें काम करने का अनुभव है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दीपक, ये आईटी या सोशल मीडिया ये है क्या, ये मैं जानना चाहूँगा। वह सारा प्रचार प्रसार का माध्यम जो समाज को परिभाषित करता है, जागरूक करता है, सोशल मीडिया कहलाता है। प्राचीन काल में यह कार्य समाचार पत्र, रेडियो, किताबें, मैगजीन्स ये सारे कार्य करती थी। पर वर्तमान समय में जब से कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे समाज में आया है, इसकी परिभाषाएं बदल गई हैं। आज की स्थिति में सोशल मीडिया जो है वो इंटरनेट है, सोशल मीडिया एसएमएस है, सोशल मीडिया फेसबुक है, व्हाट्सएप है और वो सारे तमाम मीडिया जिसके कारण डाटा और विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, सोशल मीडिया है। डॉक्टर शैलेंद्र, आपने चूँकि सोशल मीडिया की और चुनावी सेल में, आईटी सेल में, इन सब में काम किया है, चुनावी राजनीति में खासकर अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं, सोशल मीडिया का बड़ा उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया। अपने हिसाब से लोगों ने उसका उपयोग किया, कुछ ने पॉजिटिव किया, कुछ ने निगेटिव किया। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे थे। सोशल मीडिया का चुनावी राजनीति में कितना दखल है, कितना महत्व है? देखिए, सोशल मीडिया जब हम कहते हैं, करते हैं बात, तो आईटी और सोशल मीडिया है वो, और ये दोनों एक अलग अलग पार्ट्स हैं जो चुनाव पे पूरा अपना इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि अपना प्रोपेगेंडा जो पार्टीज होती हैं, कैंडिडेट्स, वो आम जन तक पहुंचाते हैं। और क्योंकि अभी आप जानते हैं कि कोरोना काल भी चल रहा है, तो उस तरीके से सभाएं नहीं हो सकती थी, तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वर्चुअल मीटिंग्स हुई, फेसबुक पे लाइव गए लोग, फेसबुक पे ही सारी मीटिंग्स करी, यूट्यूब पे लाइव गए, ट्विटर का यूज़ किया, लिंक्डइन का इस्तेमाल किया जो कि बहुत कम यूज़ होता है। तो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म का यूसेज होता है। फिर हम बात करते हैं आईटी की, तो आईटी में कहाँ क्या चीज़ होती है कि आईटी में आप क्या, किस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा के लिए आपको क्या क्या बनाना है, मैटर। तो जैसे कोई कैंडिडेट अपना वीडियो बनाता है, कोई अपना गाना बनाता है, किसी का कैंपेन सॉन्ग होता है, तो ऐसे तमाम तरह के प्रचार प्रसार के जो साधन होते हैं वो बनाए जाते हैं और उसको फिर हम सोशल मीडिया से प्रचार करते हैं उसका। तो ये भी संभव हो सकता होगा शैलेंद्र जी कि इसमें फेक न्यूज़ बना दी जाती हो, कुछ छेड़छाड़ कर दिया जाता हो वीडियो से। जैसे एक वीडियो एक बड़े नेता का देश में है कि इधर से आलू डालिए, उधर से सोना निकालिए,
ऐसा कुछ बन जाता है क्या? फेक न्यूज बहुत बड़ी समस्या है इंडियन पॉलिटिक्स में, और जो कंपनीज इसमें काम करती हैं या जो एजेंसीज काम करती हैं, जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं, वो ही ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आज हमारा कोई इंटरव्यू चल रहा है, मैंने कोई एक बात कह दी तो उसका एक पार्ट काट के उसको सोशल मीडिया पे चला दिया कि भाई इन्होंने तो इंटरव्यू में ऐसा कह दिया था, आगे पीछे का उड़ा दिया। तो ऐसा छेड़छाड़ बहुत बोलते हैं होता है। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ जो है व्हाट्सएप पे चलाई जाती है, फेसबुक पे चलाई जाती है। अब जैसे आपने जो उदाहरण दिया, तो अगर हम इसी उदाहरण की बात करें तो आज भी देश में ना जाने कितने लोग हैं जो उसको सच मानते हैं। तो ऐसी बहुत तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब इसको काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी काम करती हैं, कैंडिडेट्स भी काम करते हैं, और एजेंसीज भी हैं जो इसको इस फेक न्यूज़ को बस्ट करती हैं, बताती हैं कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन वो सोशल मीडिया की रीच अलग अलग समय पे अलग अलग होती है, और एक बात चल गई तो चल गई, उसको फिर आप कितने रोना रोते रहिए फेक है फेक है फेक है, फिर वो होता नहीं है। डॉक्टर दीपक, चूंकि आप मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, मैनेजमेंट पढ़ाते भी हैं आप, चुनाव भी अब एक तरह का मैनेजमेंट हो गया है। वो ज़माना गया कि आप अपनी लोकप्रियता के दम पर, मुद्दों के दम पर, इश्यूज़ के दम पर चुनाव जीतते थे। वो ज़माना गया कि आप एक लंबा संघर्ष, मेहनत करके आप टिकट लाते थे, आपका सामाजिक क्षेत्रों में बहुत काम होता था और उस काम के आधार पर आप चुनाव जीते। अब तो कहा जाता है ये 3 महीने, 6 महीने, साल भर का मैनेजमेंट है। आप कैसे अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं, कैसे आप अपनी टीम का उपयोग करते हैं, और कैसे आप अपने प्रभाव वाले वोटों को मोबिलाइज करके मशीन तक पहुंचाते हैं। तो क्या ये जो सोशल मीडिया है, जो आईटी है, जिसका जिक्र शैलेंद्र कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए, क्या मैनेजमेंट करने के लिए, क्या हमको प्रोफेशनल्स टीम की ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपके विचारों को वीडियो के माध्यम से कंटेंट क्रिएट करके आपके मतदाता तक पहुंचाएं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपका मतदाता अलग अलग क्षेत्रों में रहता है, ग्रामीण परिवेश का भी हो सकता है, शहरी परिवेश का भी हो सकता है। तो आप जो अपना कंटेंट बना रहे हैं, प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं, उस प्रोफेशनल को आपके से संबंधित सारी जानकारी उस मतदाता तक पहुंचानी पड़ती है, और यही नहीं एक बार पहुंचानी पड़ती है, उसको बार बार उस मतदाता तक पहुंचाना पड़ता है, हैमरिंग करना पड़ता है, जिससे कि आपके बारे में मतदाताओं की धारणाएं बरकरार रहें और कम से कम वोटिंग तक बरकरार रहें, जिस उसके बाद रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं आपके लिए, कंटेंट राइटर हैं, आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, आपको सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये सभी लोग 3-4-5 लोग मिलके आपके लिए एक बहुत अच्छा सा कैंपेन और बना देते हैं, खड़ी कर देते हैं। हाँ, मसीहा बता देते हैं आपको। जी बिल्कुल। और सामने वाले के पास भी ऐसी एक टीम है जो मसीहा को जो है राक्षस बता देती है। दोनों ही मसीहा बताते हैं और आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः टेक्नोलॉजी है, ये तो टेक्निक है जिसका उपयोग आप अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं और सामने वाला अपनी सुविधा अनुसार। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, महाभारत में भी एक उल्लेख है कि अश्वत्थामा हतो ना मानव ना कुंजरो, हतो व नरोवा कुंजवे, नरोवा कुंजवे। नरोवा कुंजवे। तो उसमें आप आधी इंफॉर्मेशन देते हैं और आधी इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं। सोशल मीडिया में भी इस तरह की, मारा गया लेकिन नर नहीं हाथी। हाँ, और उसी समय श्री कृष्ण जी शंख बजा देते हैं, जिससे कि हाँ, ये तो वो आधी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे भी बहुत पर ये खतरनाक रहती है। पर डॉक्टर दीपक, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, अब ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता की सोच अलग है, उसका रोल अलग है, वो जाति के आधार पर वोट डालता है, वो अपने धर्म के आधार पर वोट डालता है। शहरी मतदाता विकास को थोड़ा पसंद करता है, लेकिन उसकी भी सोच अलग है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालना चाहता है, वो भी धर्म के आधार पर उत्तेजित होता है, धर्म के आधार पर आंदोलित होता है। और सोशल मीडिया, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र जी, कि क्या सोशल मीडिया, क्या व्हाट्सएप, क्या फेसबुक, सबके हाथ में स्मार्टफोन होने से ज़रूरी नहीं कि वो चलाए रहा हो। गांव का नौजवान, गांव के बुजुर्ग, किसान जिनको वोट डालना है, गांव की महिलाएं, वहाँ नेट है नहीं है, कनेक्शंस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये तमाम परेशानियों में सोशल मीडिया क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी उतना प्रभावी है जितना शहरों में है? देखिए प्रतीक जी, सोशल मीडिया तो सर्वव्यापी है, क्योंकि इंटरनेट सर्वव्यापी है और उसका उपयोग दुरुपयोग लोग अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। लगभग 25 से 28% पॉपुलेशन भारत की सोशल मीडिया में व्हाट्सएप उपयोग में ला रही है, और व्हाट्सएप का ऐसा मानना है कि
ये जो पेनिट्रेशन हुआ है 28% के लगभग, ये कम हुआ है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश हो, लोग अपनी सुविधा के अनुसार सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, और जो कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका वो भी अपनी कंटेंट ग्रामीण परिवेश के हिसाब से तैयार करके उनको फीड कर रहे हैं। अब उसमें कंटेंट का स्वरूप बदल जाता है, कई बार भाषा बदल जाती है, भाषा में भी लोकल डायलॉग, लोकल भाषा में बन रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस, लोकल डायलॉग में पेश किया जा रहा है चीज़ों को, बिल्कुल बिल्कुल कार्टून में पेश किया जा रहा है, तो उसका उपयोग वो कर ले रहे हैं और वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। क्योंकि जब उन्हीं की भाषा में उन्हीं से संबंधित कोई चीज़, वस्तु, विषय वस्तु उनको प्रस्तुत की जाती है, तो उसकी स्वीकार्यता काफ़ी बढ़ जाती है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है। और तो लोकल डायलॉग जो है बहुत पॉपुलर होता है। और शहरी क्षेत्र में क्योंकि समाज और चिंतन ये जो है एक दूसरे के पूरक रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के जो विषय हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं और समाज जो है उसके अनुरूप अपना निर्णय ले लेता है। पर एक ही चीज़ जब बार बार अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग जरियों से बताई जाती है, तो उसकी स्वीकारोक्ति हो जाती है, चाहे वो सच हो या गलत हो। शैलेंद्र जी, क्या सोशल मीडिया के दम पर चुनाव जीते जा सकते हैं? खासकर अभी जो उपचुनाव हुए, 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में, बिहार में हो रहे हैं। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे, चाय वाला प्रशांत किशोर सोशल मीडिया के गुरु माने जाते हैं। बाद में नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर उनके साथ भी थे, सोशल मीडिया के गुरु माने जाते हैं। लेकिन वही प्रशांत किशोर फेल हो गए, राहुल गांधी को लाए, रागा जब उन्होंने नाम चलाया तो खाट पर बैठ के चर्चा करेंगे चलाया उन्होंने, तो चाय वाला हिट हुआ, खाट वाला फ्लॉप हो गया। तो क्या सोशल मीडिया के दम पर आप चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त कहाँ का चुनाव है, क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है पॉलिटिकल पार्टी का कितना कहाँ पे पेनिट्रेशन है, कितना परसेप्शन बना पाती है वो पॉलिटिकल पार्टी, कितना लोग चार्ज अप हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना। और सोशल मीडिया के दम पे पूरी तरीके से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन जैसे आपने 2014 की बात की, तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। यदि सोशल मीडिया ना होता तो लोग समझ ही ना पाते कि एक राष्ट्र पार्टी क्या कह रही है और दूसरी कहाँ पीछे। 2014 के पहले से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने या टीम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था ये बताने में कि जो सरकार है मनमोहन सिंह जी की, वो बड़ी लचर सरकार है और नेतृत्वहीन सरकार है, नीतियाँ नहीं ले पा रही, और हमारे पास जो एक ऐसा नेतृत्व है जो तुरंत फौरन निर्णय लेता है, दमदार है, सॉलिड नेतृत्व। ये सोशल मीडिया ने एक पूरा इम्पैक्ट बनाया था, पूरा एक नरेशन खड़ा किया था। जी जी। तो क्या ये इसके दम पर ही चुनाव जीते जा सकते हैं? बीजेपी को 2014 में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, क्योंकि वो ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी देश की जिसने इतने बड़े स्तर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके बाद के जो चुनाव के बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के हों या जो अपना 2019 का भी चुनाव हुआ, तो सोशल मीडिया कहीं कहीं पर डाइल्यूट भी हो जाता है और कहीं पे उसकी उपयोगिता ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन इसमें एक बात हमें समझना पड़ेगा कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इसमें इस टर्म में हम कई सारी चीज़ें जनरलाइज कर देते हैं। जैसे हम प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं या अन्य पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया के दम पे नहीं करते हैं, इनकी तैयारी फील्ड पे बहुत अच्छी होती है। इनकी टीम्स सर्वे करती हैं, सर्वे के बेसिस पे कंटेंट बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब जाके कहीं सोशल मीडिया पे लाते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं सीधे सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर दूं, फेसबुक पे लिखना शुरू कर दूं, ट्विटर पे लिखना शुरू कर दूं और कोई अपना सेल बना के काम करने लगूं, तो वो संभव नहीं है। सर, ये चूंकि आपने आईटी सेल में काम किया, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आईटी सेल का एक काम ये भी है कि फेक वीडियोस बनाए जाएं, कुछ इस तरह के मीम्स बनाए जाएं जो मजाक उड़ाते हों सामने वाले के, या कुछ इस तरह की जोड़ तोड़ काट, जैसे आप कह रहे थे कि आगे काट दिया पीछे काट दिया, इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं जिससे कि सामने वाले अपने विरोधी नेता की छवि खराब हो, अपने नेता की बहुत अच्छी हो। तो कैसे बचा जा सकता है फेक न्यूज़ से, फेक वीडियो से, वीडियो के साथ छेड़छाड़ से, और ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं छवि को? जैसे मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि राहुल गांधी की जो पप्पू वाली छवि बनी है वो सोशल मीडिया की देन है। उनको बता दिया गया कि भाई वो तो पप्पू है। तो ये सोशल मीडिया कितना एक आदमी की व्यक्तित्व को कितना डैमेज करता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है जो कि और अच्छा, उसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। यदि आप पुरानी न्यूज़ उठा के देखेंगे, और आज भी कुछ ना कुछ कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, किसी को बच्चा चोर बोल के मार दिया जाता है, तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं।
इससे बचने का सिर्फ तरीका ये है कि आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और जो भी उसके पास आ रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहा है, ट्विटर के माध्यम से आ रहा है, फेसबुक के माध्यम से आ रहा है, या कहीं से भी आ रहा है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी कंपनीज, एजेंसीज और इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं जो कि बताते हैं कि क्या फेक न्यूज़ है। आपको उन साइट्स पे जाना पड़ेगा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको समझना पड़ेगा। अक्सर होता क्या है कि कोई जनरल इंफॉर्मेशन हो तो उसको एक बार आदमी वेरीफाई कर भी लेगा, लेकिन कोई पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन आती है और यदि मैं उस विचारधारा या पॉलिटिकल पार्टी के लिए बायस्ड हूं तो मैं उसको वेरीफाई करने नहीं जाऊंगा। मैं मान लूंगा हाँ मुझे यहां से आई है, क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी ये फेक न्यूज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई घर में बैठ के या राह चलता आदमी बना रहा है। इसके पीछे लोग काम करते हैं, वो समझते हैं कि क्या करना है। पॉलिटिक्स काम करती है। जी जी। और वो पूरा एक जिसको कहते हैं ना आजकल चलता है कि भाई भक्तों और चमचों के बीच में लड़ाई है। एक तरफ भक्त लगे हुए हैं, वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, जरा सा आपने कुछ खिलाफ बोला तुरंत आपको पाकिस्तान भेज देते हैं। जी। दूसरी तरफ चमचे हैं, उन्होंने अपना पूरा स्वाभिमान, पूरे जमीर, पूरी आत्मा गिरवी रख रखी है, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। आपने कुछ भी बोला वो आपको संगी ठहरा देते हैं, और वो आपको ठहराते हैं कि साहब आपको तो पता ही नहीं है कि नेहरू जी ने क्या किया था। तो ये भक्तों और चमचों से कैसे इनको कैसे मैं कहता हूँ जिंदा कौम कैसे बनाए? ये मुर्दा कौम है भक्त और चमचे, इनको जिंदा कौम कैसे बनाए? देखिए, पॉलिटिकल बायसनेस से किसी को निकालना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आदमी की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मेरे से जो बातें बोली जा रही हैं, यदि मैं किसी विचारधारा का समर्थन करता हूँ, किसी नेता का समर्थन करता हूँ, क्या वो सही है कि नहीं है। यूजुअली होता क्या है कि आदमी की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है, तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ाता जाता है अपने नेता की नज़र में चमकने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि ये जो पूरा आईटी और सोशल मीडिया काम हो गया है, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैठ के कर रहा है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कई बहुत बड़ा बजट आता है, ब्रेन इन्वॉल्व, बड़े दिमाग इन्वॉल्व हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बनती है कि क्या हमें बात करनी है, कैसे बात करनी है। नेता को सिखाया जाता है कि सर आप तो जब मैदान में जाएंगे तो आप ऐसी बात करेंगे, आप ये पहनेंगे, आपका लोगो ऐसा दिखना चाहिए, तमाम चीजें हैं। तो ये अब क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन तरीके से किया जा रहा है, लोग बहुत लगे हुए हैं इसके पीछे। ये हुआ है डॉक्टर दीपक की आप जो बात कर रहे थे कि एक तो इससे नैसर्गिक नेता पैदा नहीं हो रही है, आप किसी को मार कर नेता बना रहे हैं कि आप ऐसा पहनिए, ऐसा करिए, ऐसा बोलिए, और आपके एक मार्केटिंग एजेंसी है जो आपका ताना बाना बुनती है, जिस तरह हीरो को डायरेक्टर्स आपके कोई और हैं और आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरा सवाल मैं आपसे डॉक्टर दीपक ये भी करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म गिनाए थे, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये है, सर भी गिना रहे थे, शैलेंद्र सर भी। इसमें सबसे प्रभावी कौन है और क्या मार कर नेता बनाया जा रहा है इस सोशल मीडिया के जरिए? सबसे प्रभावी इसमें कौन सा है? और राजनीतिक विज्ञापनबाजी कैसे इसमें प्रभावी होती है और वो कितना प्रभाव डालती है? 3 सवाल मैं एक साथ आपसे कर रहा हूँ। देखिए प्रतीक जी, जो मार के नेता बनाने वाली आप बात कर रहे हैं, तो आजकल के जो नेता हैं वो डिज़ाइनर नेता हैं, जिनको अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिए जाते हैं। फेसबुक वाला कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, फील्ड वाला कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, और उनको एक नेतृत्व गुण जो है अपने आप में विकसित करना पड़ता है। पॉलिटिकल जो फ्रंट है, उस पॉलिटिकल फ्रंट में मीडिया, विशेष तौर से सोशल मीडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी रीच, जिसकी पहुंच छोटे से छोटे कस्बे से लेकर बड़े से बड़े शहर तक है। और आप सहमत होंगे मुझसे कि हमारा देश युवा देश है। युवा मीन्स वो सभी व्यक्ति जो 35-40 वर्ष की आयु तक हैं, जिनका एक्सेस इंटरनेट पर है, जिनका एक्सेस टेक्नोलॉजी पर है, जिनकी टेक्नोलॉजिकल समझ ज़्यादा है, तो उन सभी को टारगेट करना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को उनको पकड़ लिया जाए और शुरू से ही अपनी विचारधारा से उन सभी को सहमत करा लिया जाए। कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी सूचनाएं उन तक पहुंचाएं, छोटी जानकारी उन तक पहुंचाएं। जो राजनीतिक विज्ञापनबाजी सोशल मीडिया पर हो रही है, ऑनलाइन विज्ञापनबाजी जो हो रही है, वो कितनी उपयोगी है, क्या है उसका? चूँकि लगभग मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो वोटर है, युवा, वो आपसे इन्फ्लुएंस होता है सोशल मीडिया के थ्रू, आपसे कनेक्ट होता है, या उल्टा बोलना चाहिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी सोशल मीडिया देता है कि आप उस पॉपुलेशन से कनेक्ट हो पाएँ जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है। तो आपको मजबूरीवश उस मीडिया का उपयोग करके अपने विचार, अपने प्रोग्राम्स, अपनी पॉलिसीज़ उस पॉपुलेशन तक पहुंचाना पड़ती है। क्योंकि एक बड़ा तबका जो अनुभवी है, जिसने पुराना
आपका परफॉर्मेंस देखा है, आपके विचारों से परिचित हैं, तो उनकी मानसिकता तो लगभग बनी हुई रहती है कि उनको किस तरफ वोट डालना है। ये जो फ्लोटिंग वोट है, जो नया युवा हो रहा है, पहली बार वोट डालना पड़ता है, लगभग 3% उनको प्रभावित करने। एक बात मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगा सर की बात में, कि जो आपने पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग की बात की, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के या अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे टारगेट ऑडियंस बनाती है कंपनी। या अगर मुझे भी कुछ करना होगा तो मैं एक टारगेट ऑडियंस बनाऊंगा, डिपेंडिंग कि मैं किस पार्टी के लिए कर रहा हूँ, किस क्षेत्र में कर रहा हूँ, किस उम्र के लोगों को, ग्रामीण, शहरी, अर्ध ग्रामीण, अर्ध शहरी, कॉस्मोपॉलिटन। जी, तो इसमें मैं उसकी एज डिफाइन करूंगा, उसके इंटरेस्ट क्या है ये भी मुझे पता चल जाएंगे, मैं कर लूंगा। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो प्राइवेसी वाला इशू आता है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या इस तरह की कंपनियों के पास डाटा रहता है और डाटा प्राइवेसी भंग होती है? बिल्कुल भंग होती है। इसमें जो ऑडियंस हम लोग बनाते हैं, कुछ तो ऑडियंस ये प्लेटफॉर्म्स हमको देते हैं कि भाई आप ये पैरामीटर्स हैं, इस पर डिफाइन कर लीजिए ऑडियंस। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास ये 1 लाख नंबर्स हैं या 1 लाख ईमेल आईडीज हैं तो आप इसमें इंपोर्ट कर दीजिए, हम उनको एड्स दिखाने लगेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा वो इशू आता है। यदि आपको याद हो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस, जो फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला हुआ था, तो उसमें जो ये एक जो लाइन है जो इन दोनों चीज को डिवाइड करती है, वो ट्रम्प की उसी कंपनी ने ट्रम्प का चुनाव, उसमें आप देखिए कि उसमें कैलिफोर्निया में लगभग 70 मिलियन डेटा यूजर्स का वो पब्लिक हो गया था। तो होता क्या है कि जब हम उस एडवर्टाइजमेंट डोमेन में जाते हैं तो हमारे पास धीरे धीरे इंफॉर्मेशन क्लियर होती जाती है कि हाँ, मैं जिसको टारगेट कर रहा हूँ वो कौन है। अगर मान लीजिए उसकी विचारधारा क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑडियंस ही बनाया कि मैंने एक अपोजिशन की पार्टी के लिए कुछ अगेंस्ट में लिखा और उसको मैंने प्रमोशन पे डाल दिया और वो अप्रूव हो गया। अब उस पर जितने भी लोगों ने मेरे फेवर में लिखा है, मैं उनको वापस से एक दूसरा ऐड दिखा सकता हूँ। मैं इस लेवल तक एडवर्टीजमेंट में उसको टारगेट कर सकता हूँ ऑडियंस को। तो ये थोड़ा वहां पे प्राइवेसी का इशू आता ही आता है। और ये डाटा जो लीक होते हैं, जिसके लिए जांच चल रही है, भारतीय संसदीय समिति जांच कर रही है, जिसमें गूगल की भी जांच हो रही है, फेसबुक की भी जांच हो रही है। ये वही मसला है कि सोशल मीडिया चूंकि आजकल हमारे बेडरूम तक पहुंच गया है। हाँ। और हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, मेरी अंडरवियर कौन सी है, मेरी बनियान कौन सी है, इस तक की उसको जानकारी है। जी बिल्कुल। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। तो ये सोशल मीडिया उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हम गूगल यूज़ कर रहे हैं, हम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, हम लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। हम इन सबको यूज़ कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर कोई बिजनेस में है तो वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी बेच रहा है। इसी तरीके से आप पॉलिटिकल पार्टीज को समझिए कि वो अपने कैंडिडेट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो फ्री में क्यों करेंगे? तो जहाँ पे ये जितना भी आप डेटा वहाँ पे जाता है और उसमें हमें पैसा तो लगाना ही पड़ता है, तभी ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं सारे प्लेटफॉर्म। तो वो जो डेटा है, अगर आप डेटा बैंक की बात करें तो आज के टाइम में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़ा डेटा वेयरहाउस किसी के पास नहीं है। डॉक्टर दीपक, ये अभी 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुए और बहुत सारे वीडियोस चले, बहुत सारी पार्टियों ने वीडियोस चलाए, रोना गाना भी हुआ और एक कोई शब्द बड़े नेता ने कहा किसी महिला नेता को लेकर, वो शब्द वायरल हो गया। दूसरी बार किसी बड़े नेता ने किसी बड़े नेता को कुछ कह दिया, उसने फिर बार बार अपने आप को कहा कि हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ, वो चल पड़ा। तो इस बार जो गाली गलौज थी उपचुनाव में, वो सारी गाली गलौज हमारे मोबाइल में थी, हमारे व्हाट्सएप पे थी, हमारे फेसबुक पे थी, हमारे घर तक पहुँच रही थी। क्या असर रहा होगा इस उपचुनाव में? एक तटस्थ और एक प्रोफेसर हैं आप, प्रोफेसर के नाते इसकी व्याख्या करें कि क्या असर रहा होगा इसका? देखिए, इस समाज में जब आप और हम रहते हैं और समाज के विचार जो हैं मीडिया के माध्यम से ही आपस में एक दूसरे को शेयर किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो जब भी कोई अच्छी विचार ट्रांसफ़र होते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। पर जब भी कुछ नेगेटिव विचार एक दूसरे के प्रति प्रकट किए जाते हैं, चाहे वो आप उससे सहमत हो या नहीं हो, वो आप तक पहुंचते हैं, आप उस न्यूज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको वैचारिक अशांति मिलती है। अब सच्चाई और झूठ तो ईश्वर जानता है या दो व्यक्ति जानते हैं जिसकी उन्होंने क्या किया क्या नहीं कहा। पर सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं और व्यक्ति के रूप में तकलीफ देती हैं। शरण जी, कोरोना काल था ये, और इस कोरोना काल में 28 उपचुनाव हुए, बिहार के उपचुनाव हो रहे हैं। इस कोरोना काल में मतदाता भी डर रहा था, घर से बाहर नहीं निकल रहा था। हालांकि किसी ने माना नहीं, खूब बड़ी बड़ी रैलियां हुई, खूब सभाएं हुई, मंच पे खूब भीड़ लगी, लोग मास्क भी नहीं पहनते थे, सोशल डिस्टेंस का दूरी भी नहीं रखते थे। और मुझे तो लगता है कि नेताओं ने बहुत कोरोना फैलाया, चुनावी सभाओं ने बहुत वायरस फैलाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो समझदार लोग थे, महिलाएं, बच्चे, वो खुलकर बाहर नहीं आए।
तो क्या सोशल मीडिया ने उनको प्रभावित किया? क्या सोशल मीडिया ही वो सही अप्रोच थी उन तक पहुंचने की? बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस आप क्या सोशल मीडिया का इसमें कोरोना काल में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा। जैसे हम लोग भी कुछ कैंपेन्स हैंडल करते हैं, तो हम लोग ने देखा कि एक जो नॉर्मल रीच रहती है यूजुअल टाइम पे, उससे ज़्यादा हमें रीच मिली, उससे ज़्यादा एंगेजमेंट मिला। लोग जो भी हैं पूरे टाइम उसी चीज़ को देख रहे हैं, उसी कंटेंट को देख रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें डेटा मिलता है। तो एक तो ये लगा इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ। फिर कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई, दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट से, तो उन्होंने कहा कि इस समय हमारे लिए सोशल मीडिया और आईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप दोनों पार्टियों का, मध्य प्रदेश बिहार के तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में 28 सीटों जो उपचुनाव है उनके सोशल मीडिया और आईटी के आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उससे ज़्यादा जान लगा दी उन्होंने इसमें सोशल मीडिया में लगाने में, ताकि लोग उससे प्रभावित हों, लोगों तक बातचीत पहुंचे। हाँ। क्या दीपक सर इसको करियर के रूप में बनाया जा सकता है कि जैसे प्रशांत किशोर ने अपना करियर बना लिया, बड़ी विदेश में अच्छी नौकरी करते थे, छोड़कर आ गए, चुनाव मैनेजमेंट करने लग गए, क्या सोशल मीडिया को, आईटी को और इस तरह से करियर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि किसी पार्टी की हम उसमें आईटी सेल में शामिल हो जाएं और उसके लिए नई नई चीज़ें बनाएं, नए नए गुलदस्ते गढ़ें? ये संभव है? बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है और बहुत सारी पार्टियां इस तरह के लोगों को हायर भी कर रही हैं और अपना उन्होंने सेल बना रखा है। आपने जिक्र किया था आईटी सेल हो रहे हैं आजकल पार्टीज़ के। उन आईटी सेल्स का कार्य ही यह होता है कि वो उस पार्टी से संबंधित जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, कंटेंट है, उसको क्रिएट करें और अलग अलग लोगों तक पहुंचाएं। तो सामान्य विद्यार्थी के लिए या सामान्य जनमानस के लिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में करियर बनाना बहुत अच्छा और लुक्रेटिव ऑफर रहेगा, क्योंकि सामान्य स्थिति में जब इलेक्शन होगा तो वो किसी पार्टी को प्रमोट कर सकता है और बाकी के समय में वो किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है और अपना करियर सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकता है। कई सारे स्टार्टअप्स भी आए हैं इसमें, और कई सारे IMIT जिनको बोला जाता है कि हमारे देश के बैकबोन है, वहाँ से पास आउट हुए लड़के लड़कियाँ इस बिजनेस में हैं। अब इस डोमेन की एक खासियत है या बुराई, जिसको जैसा लेना चाहें, इसमें बहुत सारा होता है कि जो पेमेंट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। एक ये सबसे बड़ी बात है। प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम जब आप किसी कैंडिडेट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि साहब मैं आपका ये काम करूंगा, मैं आपका चुनावी मैनेजमेंट करूंगा और मैं आपकी इमेज चमका दूंगा और हम जान लगा देंगे और तमाम तरह की बातें करते हैं, तो चुनाव के टाइम नेता ये नहीं सोचता है कि मुझे कितना पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, उसको सिर्फ अपना चुनाव जीतने का ध्यान रहता है। और तो वो मुंह मांगी कीमत भी कंपनीज लेती हैं। इसमें कई लोग पैकेज भी ऑफर करते हैं कि ये हमारा पैकेज है, हम इसमें ये करेंगे वो करेंगे। और ये मैं आपको उससे बता रहा हूँ कि जो मीडिया से जुड़े लोग जो जाते हैं, ये उससे अलग चीज़ है एकदम। इसका मीडिया से कोई लेना देना नहीं रहता और इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। फेसबुक ने हाल ही में फेसबुक एड लाइब्रेरी शुरू की है। उसने ये इसलिए शुरू किया है ताकि इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए कि जो पैसा जा रहा है, क्योंकि पहले जो फेसबुक में पैसा जाता था किसी को नहीं पता रहता था। और भारत की संसदीय समिति जिसके सदस्य विवेक तनखा भी हैं, वो तो गूगल और फेसबुक की जांच भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं उन लोगों को। हाँ। हालांकि फेसबुक ने तो कहा है कि हम आएंगे, आ गई उनकी तो डायरेक्टर, लेकिन गूगल ने आने से किसी ने मना कर दिया उसके, तो उसके ऊपर शायद विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। जी। तो उनको ये समझना है कि, क्योंकि जैसे आपने फेसबुक का नाम लिया तो उसमें अंकिता दास जी मेरे ख्याल से वो तो रिजाइन कर चुकी हैं फेसबुक से। तो उन पे ये आरोप लगे थे कि भाई इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी को गलत तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की, उन्होंने किसी की हेट स्पीच नहीं रोकी। तो अब ये सारा काम होता है, ये पूरा एल्गोरिथम से डिटरमाइंड होता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो एल्गोरिथम बनाने वाले इंजीनियर्स भी उनके पास रहते हैं और उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई रोबोट की तरह एक जो बना दिया है वो चलता रहेगा। अब जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी उन्होंने शुरू की, तो हम उसमें जाके किसी भी पेज का, किसी भी कैंडिडेट का कितना भी उसने पैसा खर्च किया, हम सीधे देख सकते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा मिला चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग अपने देख सकता है कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई कैंडिडेट है कितना कहाँ पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन ये अभी सिर्फ फेसबुक ने स्टार्ट किया है और कहीं पे ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे दो एक्सपर्ट्स को जो सोशल मीडिया के जानकार हैं, आईटी सेल के जानकार हैं। वो बता रहे थे कि चुनाव में, राजनीति में, खासकर एक नरेशन, एक अवधारणा खड़ी करने में, एक परसेप्शन बनाने में, एक विचार बनाने में सोशल मीडिया की कितनी ज़बरदस्त भूमिका होती है। और जैसे जैसे लोग मोबाइल के और खासकर स्मार्टफोन के गुलाम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आदमी से ज़्यादा स्मार्टफोन होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग सोशल मीडिया के आदी होते जा रहे हैं, उसके नशे में गाफिल हैं और अपना राजनीतिक भविष्य भी
अपनी सरकार का भविष्य भी, अपना देश का भविष्य भी वो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर राजनेताओं के हाथ में सौंपते हैं। तो देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।